जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल में वेलकम। यहाँ पर हम यूपीएससी सिविल सर्विस की संबंध कुछ बेसिक आलोचना आज करेंगे और उससे भी पहले हम आलोचना जो करेंगे वो है यूपीएससी, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम जानेंगे। एज ए आप एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपको सब कुछ जानना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। आपकी यूपीएससी की हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है, कहाँ से आया, कैसे बना, सब कुछ जानने की ज़रूरी है। और एक बात दोस्तों, एक मिस्टेक नहीं है, ये गलत चीज़ है, इसको ऐसे नहीं बोलते। देखिए, मैंने कभी बहुत सारा सिविल सर्विस स्टूडेंट को देखा है, वो कहते हैं जो हम लोग यूपीएससी की तैयारी करें। अरे यूपीएससी तो एक क्या बोले, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो बहुत ज़्यादा एक सिविल सर्विस नेता है और भी ज़्यादा एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराते हैं। जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ये लेता है, इसके बाद वो एनडीए की एग्ज़ाम लेता है, इसके साथ सीडीएस की एग्ज़ाम और भी कई एग्ज़ाम लेते हैं। तो आप पर्टिकुलर किस एग्ज़ाम की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपको बोलना पड़ेगा। देखिए, जैसे हमारी यहाँ पर मेरी चैनल में जो मेनली मैं डिस्कस करूँगी, इसके बाद भी वीडियो आएंगी, वहाँ पर हम मेन डिस्कस करेंगे सिविल सर्विस को लेकर। तो ये मिस्टेक मत करिए कभी भी। किसी को अगर आप बताएंगे जो हम यूपीएससी की नहीं, हम यूपीएससी सीएससी मतलब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहा है तो वो कहेंगे हम इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करेंगे, हम एनडीए की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की। आप मत कहिए जो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम कंडक्ट रहता है भारत सरकार के अंदर। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ए यूपीएससी की जिम्मेदारी है। ये तो गया एक टॉपिक, बेसिक टॉपिक, जो लोग मैक्सिमम टाइम गलती कर देते हैं। आज हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ यूपीएससी की हम आलोचना करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए, मेरे ख्याल से आप जिस यूपीएससी की अंडर एग्ज़ाम देंगे, इसकी हिस्ट्री भी, इसकी सब कुछ आपकी नॉलेज ज़रूरी है। हो भी सकता है इंटरव्यू में आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन यूपीएससी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पूछ भी सकते हैं, इसलिए आपको सब कुछ भी तैयारी करना पड़ेगा। तो आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ यूपीएससी को समझेंगे। कहाँ से आया यूपीएससी, क्या है, किसने बनाया, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। देखिए, सिविल सर्विस मेनली ब्रिटिश द्वारा ही करा गया था। देखिए, ये तो कॉन्सेप्ट कम्प्लीट खराब है। बहुत ज़्यादा लोग को पता है जो सिविल सर्विस हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही शुरू किया था, लेकिन आप अगर पहले जाए तो जब महाराज की शासन था, तब भी देखिए उनकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो कुछ अलग लोग थे जो टैक्स को कलेक्ट करते, आज के समय वो कम कर रहे हैं भारत सरकार की इनकम टैक्स। तो कॉन्सेप्ट पहले भी था, पर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विस वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही किया। तो ब्रिटिश हमारी देश में 1600 साल में आया। कैसे आया? वो बिजनेस करने आया ईस्ट इंडिया कंपनी की नाम से। कंपनी की नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन कर दिया था, जो आप जाइए, अब जाके इंडिया में बिजनेस करिए। उनकी तो गवर्नमेंट वो जो परमिशन दिया था वो चार्टर गारंटी था। वो था उस समय की बहुत ही फेमस क्वीन एलिजाबेथ वन। इनने परमिशन दी थी, आप जाइए बिजनेस करिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आ गया? हमारी इंडिया में आ गया, एंटर कर दिया इंडिया में। हम चलिए बिजनेस होगी, पैसा आएगी, लूट लेंगे सालों को, तो आ गया।
यहाँ पर 1600 से लेकर 1947 तक उन हरामियों ने हमारे ऊपर राज किया। ये जो एम्पायर है उनकी, इस एम्पायर को, इनमें तो उन रूल्स किया है, वो रूल्स को हम दोनों तरीके से भाग डिवाइड करेंगे। पहले है द कंपनी रूल, द कंपनी रूल, जो 1773 से लेकर 1858 तक चली। और दूसरा है द क्राउन रूल, जो 1858 से लेकर 1947 तक चला। ओके, देखिए, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी टाइम पीरियड तक खुद राज करा भारत के, और उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद राज करा भारत के ऊपर, खुद रूल्स बनाया, खुद करा। उसको हम क्राउन्स रूल्स कहेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन है कि सर आप तो कह रहे थे आप यूपीएससी की हिस्ट्री बताएंगे, तो बताए ना, आप क्या बता रहे हैं ये सब? ये तो हमको पता है। हाँ, ये तो हमको पता है। देखिए, जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस वो कहाँ से आया, उससे वो जो पाथ है उसको हमको पहले फाइंड करना। ब्रिटिश आया, वो तो मॉडर्न है, उनको तो उन लोगों की लाइफस्टाइल अलग था, हमारी कल्चर अलग थी, तो आया। उसके बाद देखिए सिविल सर्विस को कैसे उन लोग ले आए। जब कंपनी ने उनकी फास्ट एक पावरफुल रूल्स और एक्ट इस्टेब्लिश किया हमारे देश के अंदर, वो था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत ही पावरफुल था उस टाइम। इस रेगुलेटिंग एक्ट ने, देखिए यूपीएससी कैसे आते हैं, पब्लिक सर्विस और सिविल सर्विस कैसे आ रही है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। उस रेगुलेटिंग एक्ट की तरफ एक गवर्नर ऑफ बंगाल रहेंगे। उस एक्ट के अंदर वो एक्ट कह रहा है जहाँ ये इंडिया के अंदर जो बंगाल की जो गवर्नर है उसको हम कहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और हमारी जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी नाम था वारिंग हेस्टिंग, लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स। इन्होंने हमारी देश में पहली बार देश, देखिए मैंने तो पहले भी कहा था, देखिए जो सिविल सर्विस कॉन्सेप्ट ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, जो ब्रिटिश ने ही हमारे देश में आया, ये पहले भी था। देखिए कैसे था, देखिए जब राजा था हमारे देश में, उनके समय भी जो प्रजा के द्वारा जो टैक्स है वो उसको कलेक्ट करने की एक अलग विभाग थी, अलग लोग थी, वो जाके लेके आया था। आप यही कम आप कौन कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए? इनकम टैक्स। सो ये जो रेवेन्यू ऑफिसर एक जो काम कर रहे हैं तो पहले भी होता था। देखिए मॉडर्न हो गया थोड़ा, आप जितना दिन जाएंगे मॉडर्न होते जाएंगे। वही हुआ है यहाँ पर। देखिए ब्रिटिश ने भी आके, कॉन्सेप्ट तो पहले ही था, ब्रिटिश ने आके वही काम करना जो हम, देखिए समाज रहेगी, सोशल रहेगी, तो वहाँ पर सिविल सर्वेंट भी रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वारिंग हेस्टिंग फास्ट उन्हें फाउंडिंग कर दिया जे हाँ कि मैं आ गया यहाँ पर, अब पूरी कदम से हमें सिविल सर्विस को ऊपर काम करूँगा। उसके बाद देखिए एक बात ध्यान में रखिए, यही बात वारिंग हेस्टिंग ने पहली फाउंडेशन करा था हमारी सिविल सर्विस के। ओके, वारिंग हेस्टिंग ही पहले फाउंडेशन करा था हमारी सिविल सर्विस की।
उसके बाद चार्ल्स कॉर्नवालिस, ये आया। इस चार्ल्स कॉर्नवालिस को हम कहते हैं क्या कहते हैं? द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। कहते हैं द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, जो हम कॉर्नवालिस को क्यों कह रहे हैं? तो वारिंग हेस्टिंग ने पहले किया था हमारी इंडिया के अंदर। देखिए, कॉर्नवालिस ने ये तो फाउंडिंग कर दिया वारिंग हेस्टिंग। कॉर्नवालिस ने क्या किया? देखिए, कॉर्नवालिस ने मेनली क्या किया, उसने सिविल सर्विस को एक मॉडर्नाइजेशन कर दिया, नया सोच के साथ रिफॉर्म कर दिया, एंड वेल ऑर्गेनाइज कर दिया। इसलिए हम फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया हम चार्ल्स कॉर्नवालिस को ही कहेंगे। किसको कहेंगे? चार्ल्स। इसको याद रखिए, चार्ल्स कॉर्नवालिस को ही कहेंगे। देखिए, सिविल सर्विस तो एंटर हो गया, हम हिस्ट्री में घुस गया क्या? सिविल सर्विस यूपीएससी आएंगी, कैसे आता है उस पर दिखाता हूँ। देखिए, उस टाइम में जो सिविल सर्विस था, इसको दोनों तरीके से हम डिवाइड करते हैं। पहले ओके, और दूसरा मैं बोल रहा हूँ आपको बाद में, पहले लिख लेता हूँ। ओके, पहले तो सिविल सर्विस को दोनों ही स्टेज था, दोनों ही स्टेज। एक तो है, दोनों स्टेज था सिविल सर्विस पहले। इनको सिविल सर्विस, देखिए सिविल सर्विस जो स्टेज थे, उस स्टेज को हम लोग मेनली दोनों तरीके से उस टाइम में, पहले शुरुआत में दोनों तरीके से था। एक था कमांडेंटेड और दूसरा अनकमांडेंटेड। ओके, एक था कमांडेंटेड और दूसरा अनकमांडेंटेड। इस कमांडेंटेड जो थे, इसके अंदर ये है सिविल सर्विस की उस टाइम में हायर पोस्ट था। हायर पोस्ट किसे? देखिए कितना हरामी था उन लोग, देखिए इससे ही आपको पता चल जाएगा, इतना नेपोटिज्म करा गया हमारे साथ। इसको हम कहेंगे लोअर पोस्ट। देखिए, कहा उन लोगों ने, ब्रिटिश ने, ये जो हायर पोस्ट है, इसमें मैक्सिमम जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी निकालता ही था और उसमें एंटर भी करता था मैक्सिमम ब्रिटिश कैंडिडेट। कौन जाता था? ब्रिटिश कैंडिडेट। मैक्सिमम इंडियंस भी जाते थे, बहुत रेयर ब्रिटिश कैंडिडेट, ब्रिटिश कैंडिडेट जाता था। ओके, और इसमें मैक्सिमम था जाता था इंडियन। मैक्सिमम कौन जाता था? इंडियन जाता था। देखिए हरामीपन की शुरुआत देखिए, ये लोग कहता है इनकी जब वैकेंसी लिखेंगे, वैकेंसी तो नहीं, जब इनमें हमको जब क्या बताए, जब नीडेड है पीपल, उसके लिए हम अलग तरीके से इनमें लेंगे, और इंडियंस के लिए हम अलग तरीके से लेंगे। इंडियंस को हम अलग पे स्केल से हम सैलरी देंगे, इनको हम अलग अलग पे स्केल से सैलरी। हरामी पान देखिए, देखिए कितना हरामी था। ये तो है पहली चीज़, हमारी इंडिया को पूरा चूस लिया सालों ने।
अब ये जो सिविल सर्विस है इस पर अपॉइंट कैसे होता था, अपॉइंटमेंट कैसे होता था? अपॉइंटमेंट कैसे होता था? देखिए, उस टाइम में कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, पहले तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं होता था। कैसे निर्वाचन होता था? कैसे जाएंगे आप सिविल सर्विस के अंदर उस टाइम में? अगर अगर आप अभी तो नहीं जा सकेंगे, तो उसके लिए टाइम मशीन की ज़रूरत है। उस टाइम में क्या होता था? देखिए, उस टाइम में कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, डायरेक्टली नॉमिनेट हो जाता था। कौन नॉमिनेट करता था कैंडिडेट को? डायरेक्टर नॉमिनेट करता था। डायरेक्टर, कंपनी की जो डायरेक्टर्स है वो नॉमिनेट करता था। कोई एग्ज़ाम नहीं होता था। देखिए, सपोज आप एज्यूम कर लीजिए टोटल 10 लोगों की ज़रूरत है, तो उसने कंपनी के पास 25 लोगों की नाम चली गई, तो कंपनी की डायरेक्टर की पसंद मंद जो सपोज धरिए जो 10 वैकेंसी है वो कंपनी 25 से ले लेता है, बाकी को जो डायरेक्टर की पसंद नहीं है उसको भगाओ भगाओ, ऐसे होता था। देखिए कितना रॉन्ग तरीके से उन लोगों लेता था, देखिए कितना रॉन्ग मेथड से लेता था पहले। तो नॉमिनेट होने जाने के बाद क्या होगा? अभी भी पहले एग्ज़ाम पास करना होता है सिविल सर्विस के लिए, उसके बाद ट्रेनिंग होती है। उस टाइम भी ट्रेनिंग लिया जाता था, तो ट्रेनिंग होता था। ट्रेनिंग कहाँ पर होता था? लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। तो उस टाइम में ट्रेनिंग कहाँ होता था? लंदन में। लंदन में कहाँ होता था? एक कॉलेज में होता था। कॉलेज की नाम है हेलीबरी कॉलेज। हेलीबरी कॉलेज, ओके, यहाँ पर होता था। उसके बाद वो लोग इंडिया में आ जाता था, आके उनकी जो काम था सिविल सर्विस होने के नाते, सिविल सर्वेंट होने के नाते वो आकर इंडिया में वो काम करना स्टार्ट कर दिया। ये तो गया। इसके बाद देखिए चेंज यहाँ से शुरू हो गया। उसके बाद चेंज कैसे आ गया देखिए। और ये जो मेथड था जो नॉमिनेटेड बाय डायरेक्टर, ये मैं बोलना भूल गया था आप लोगों को, ये जो मेथड था नॉमिनेटेड बाय डायरेक्टर, ये जो मेथड है, इस मेथड को, ये जो मेथड है इस मेथड की नाम है पैट्रॉन्ज मेथड और सिस्टम, पैट्रॉन सिस्टम, ओके, इस मेथड की नाम है। इसके बाद तो इस मेथड को कैंसिल आउट कर देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए कैसे करता है, देखिए ये तो आपको ही समझ में, ये तो कम्प्लीटली नेपोटिज्म टाइप का हो गया। जो डायरेक्टर की पसंदमंद लोगों की डायरेक्टर लेंगे, ऐसा पावर है डायरेक्टर के पास। इसके बाद देखिए 1853 में, कितने साल, 1853 में लॉर्ड मैकले, इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया। ये देखिए उन्होंने कहा ये जो कम्प्लीटली मेथड है, ये मेथड कम्प्लीटली रॉन्ग है, ऐसे हमको सिविल सर्वेंट को नहीं लेना चाहिए, ऐसे हमें कहीं भी सिविल सर्वेंट को नहीं लेना चाहिए, रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहिए जॉब में। हमको एक मॉडर्न टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा, एक मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न मेथड हम कह सकते हैं, मेथड भी अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या है, वो क्या, उस टाइम ने उस बिल ने कहा, देखिए
उस बिल ने कहा आपको एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, एग्ज़ाम थ्रू ही सिविल सर्वेंट में आप ज्वाइन नियुक्त हो सकते हैं। आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। वो नॉमिनेटेड बाय डायरेक्टर मेथड को हम हटा देंगे। तो ये जब बात लॉर्ड मैकलेन ने पार्लियामेंट में करी, बिल जब पास हो गई, उसके बाद 1858 देखिए बिल तो पास हुई, एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम अभी देखिए, अभी सिविल सर्विस एग्ज़ाम कौन लेता है? यूपीएससी लेता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके ऊपर जिम्मेदारी है इस एग्ज़ाम को लेने की। उस टाइम में भी एग्ज़ाम को लेने की जो जिम्मेदारी किसी को तो देना पड़ेगा, उसके लिए तो कुछ तो बनाना पड़ेगा, कुछ तो सिविल सर्विस कमीशन कुछ तो बनाना पड़ेगा। इसी बावजूद पार्लियामेंट ने डिसाइड करा, इस बिल जब पास हो गया 1853 में, इसके बाद पार्लियामेंट ने डिसाइड करा हम 1854 में एक कमीशन बना देंगे, और वो बन भी गया था। उसकी नाम है सिविल सर्विस कमीशन। नाम क्या था? सिविल सर्विस कमीशन। सिविल सर्विस कमीशन बना दिया, 1854 में बना दिया। ओके, तो वेरी गुड, बना दिया। अब तो एग्ज़ाम हो गई, कोई नेपोटिज्म नहीं होगी। लेकिन इंडियन के लिए तो नेपोटिज्म प्रेजेंट तो है, क्योंकि हम इंडियन हैं, वो तो ब्रिटिश था, उनकी बेनिफिट ज़्यादा था। देखिए बार इसके बाद क्या होती है। तो 1854 में तो हमारी कमीशन सिविल सर्विस कमीशन तो बन गया। 1854 में बन गया था। इसके बाद 1855 में यही कमीशन ने पहली एग्ज़ाम ले लिया, सिविल सर्वेंट को ढुकाने के लिए पहली एग्ज़ाम लिया। वो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो तो हमारी अभी भी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लिया पहली बार के लिए लिया एग्ज़ाम। देखिए हर एग्ज़ाम की कुछ अलग सिस्टम है, अलग क्राइटेरिया है, अभी भी यूपीएससी की कुछ एज क्राइटेरिया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल्स में जाएंगे। हम अभी तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ रहे, कहाँ से आ गया हमारी सिविल सर्विस। देखिए सिस्टम था उस टाइम में एग्ज़ाम, 1855 में तो पहली एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम की जो सिस्टम था, जो क्राइटेरिया था, वहाँ पर जो एज लिमिट था, वहाँ पर एज लिमिट की मैक्सिमम और मिनिमम एज क्राइटेरिया था, रहता है हर एग्ज़ाम में। मिनिमम था 18, मैक्सिमम था 23। ये है कितना काम था देखिए उस टाइम में, बहुत ही शॉर्ट एज क्राइटेरिया था। देखिए शॉर्ट मतलब देखिए ये मिनिमम 18, अब मिनिमम हो गया 21। एज क्राइटेरिया बहुत ही कम था, बहुत ही कम। अब सोच के देखिए, अभी के साथ कंपेयर करेंगे हम जब बताएंगे अभी क्या क्राइटेरिया है यूपीएससी की, उस टाइम आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और सेकेंड देखिए, हरामी ने सिलेबस बनाया। देखिए जो सिलेबस बनाया था, ऐसे सिलेबस बनाया जो सिलेबस को कोई भी इंडियन चाहे भी उसको पढ़ के सिविल सर्विस देना नामुमकिन बना दिया, इतना टफ बना दिया सिलेबस को हरामी। देखिए टफ क्यों हो गया? देखिए वो यूरोपियन कल्चर हमको नहीं आता था, हम कभी उस टाइम में हमारे जो इंडियंस थे वो कभी नहीं यूरोपियन बुक वगैरह पढ़ा था, उतने टफ था। उसने यूरोपियन सब्जेक्ट को भी घुसा दिया उस सिविल सर्विस के अंदर, इसलिए टफ हो जाती है। एक तो एज क्राइटेरिया था ही, दूसरा तो सिलेबस बहुत टफ कर दिया। एक तो दूसरा फैक्टर क्या देखिए, और ऐसा सिलेबस बनाने के कारण रीज़न है, वो लोग भी चाहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट जी हमारी ब्रिटिश जो कैंडिडेट्स है वो ज़्यादा सिविल सर्विस में जाए,
उनकी बेनिफिट हो, और इंडियन बहुत ही कम जाए, बहुत ही रेयर कम जाए, जाता ही नहीं था उस टाइम में। 1885 में तो फास्ट रिटर्न हुआ। हमारी जो फास्ट सिविल सर्वेंट थे, हमारी फास्ट सिविल सर्वेंट आई तो 1864 में फास्ट आए थे। मैंने वो 1863 में फास्ट एग्ज़ाम दिया था सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ा भाई है, उसने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था 1863 में, और वो ज्वाइनिंग हो गया। वो पहली पहली सिविल सर्वेंट है मेरे देश की, फास्ट सिविल सर्वेंट है। नाम क्या है, चलिए लिख लेते हैं, आपको सुविधा होगी, हेल्प होगी, आप नोट भी कर सकते हैं। चाहे तो एक स्टोरी टाइप में बताने की, शॉर्टली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर वो फास्ट वो फर्स्ट क्या है, वो फास्ट इंडियन था जो सिविल सर्वेंट बन गया। वो फास्ट इंडियन था। इतनी कठिनता के बावजूद भी बन गया। सिलेबस बहुत ही टफ था उस टाइम में, हमारी कल्चर की बाहर की सिलेबस दे दिया था उन लोगों ने। फास्ट इंडियन था जो सिविल सर्विस को पास करा था, रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ा भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर। सेकंड, इसके बाद सेकंड जो है वो भी बहुत कॉमन है, रमेश डट। रमेश डट ने ये तो फास्ट सिविल सर्वेंट है हमारे देश की, इसको दिमाग में रखिए। ये 1863 में एग्ज़ाम को दिया था, और ये ज्वाइनिंग डेट है इनकी, जो ज्वाइनिंग डेट है डेट नहीं, ज्वाइनिंग जो ईयर है वो है 1864 में। 1864 में ये था फास्ट, सत्येंद्रनाथ टैगोर ही फास्ट था जो सिविल सर्वेंट था हमारी देश में। उसके बाद तो सेकंड जो है उनके भी नाम आप जानकारी के लिए रख लीजिए। उनका नाम है, सेकंड जो सिविल सर्विस को क्लियर करता है उनकी नाम है रमेश डट। इन 1871 में इनने ज्वाइनिंग किया। 1871 में इनमें सॉरी 1870 यस हाँ 1871 में इनने ज्वाइनिंग कर दिया अपने सर्विस में 1871 में। देखिए स्टाफ होने के बावजूद भी इंडियन कर दिया, तो वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, हमारी तरह लेज़ी नहीं था, बहुत हार्ड वर्क करते थे। अच्छा उसके बाद देखिए एग्ज़ाम तो हम कहावत था 1855 में फास्ट एग्ज़ाम था। देखिए एग्ज़ाम तो था, लेकिन उन लोग ने उन टाइम भी एग्ज़ाम को कहाँ पर लेता था, लंदन में। आप सोच के देखिए, आप एक इंडियन हैं, आपको एक एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा लंदन में, उसके ऊपर सिलेबस टफ है, सिलेबस को आपने उसके ऊपर उनकी मर्जी अनुसार बना दिया, उनकी खुशी हमारी दुख, आपको लंदन जाना पड़ेगा इंडिया से एग्ज़ाम देने के। कितना टफ था देखिए। अब देखिए लंदन तो पॉसिबल नहीं था सबके लिए, तो सब ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या कर पिटीशन दिया, जे हमें हमारी देश में ही आप सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की कंडक्ट करने की व्यवस्था कर दीजिए, जिसलिए हम यहाँ पर ही दे सकें। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर दिया, टॉपिक को कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश मतलब ये सब कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से लेकर 1858 तक उन्होंने
रूल्स चलाया ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको हम कंपनी रूल क्या है पहले ही बता दिया। अब देखिए 1857 में हो गया एक गड़बड़ भारत में। वो क्या था? 1857 में क्या हुआ? 1857 में सिपाही म्यूटिनी हो गया। सिपाही म्यूटिनी 1857। तब कंपनी जो था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, इनसे पावर कंप्लीटली ले लिया कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कंपनी रूल खत्म, क्राउन रूल स्टार्ट। तो क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक चलते रहे। 1947 तक चलते रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट। बीजी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक स्टोरी टाइप बोल रहा हूँ, आप लोगों को नोट कर लीजिए। जब चला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब खुद दायित्व जिम्मेदारी ले लिया, उस टाइम 18 देखिए इंडियंस की तो बात नहीं सुनेंगे वो लोग। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हो गया। क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बन गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रोटेक्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो आप लोगों की मेथड इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप सिविल सर्विस को एग्ज़ाम इंडिया में लीजिए, जो दावी करा बहुत ज़्यादा। पहले तो कहा आप एज क्राइटेरिया को ठीक करिए, इनको इंक्रीज़ करिए, इनको बढ़ाइए। आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, मैं आप बहुत शॉर्ट एज क्राइटेरिया, इनको बढ़ाइए। दूसरा, जो वेन्यू है उनको हमारी देश में करिए। हमारी देश में की स्टूडेंट हमारी देश में ही सिविल सर्विस देंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। सबके पास उतना क्षमता नहीं होता जो लंदन जाके सिविल सर्विस में एग्ज़ाम दे। और देखिए लंदन बहुत ही दूर था हमारे इंडिया से। उस टाइम उतना कैपेबल, हम इस टाइम भी कैपेबल बहुत ज़्यादा लोग नहीं होता, उस टाइम भी पॉसिबल नहीं था बहुत ज़्यादा लोग। हम लोग इंडियन बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग थे, उस टाइम की लोग तो और भी ज़्यादा हार्डवर्किंग। आप ऐसे भी कल्पना भी मत करिए उस टाइम की कितने प्रॉब्लम था सिविल सर्विस में। आप तो अभी कहेंगे हाँ कंपटीशन ज़्यादा है, क्वेश्चन कभी कभी टफ हो जाते हैं कुछ। उस टाइम की वजह से तो आप जिस एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, ये बहुत ही आसान हो गई। उस टाइम में कितना प्रॉब्लम था उन लोगों को फेस करना पड़ता था, आप सोच के देखिए। छोड़िए उस बात को, हम जो टॉपिक में थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गया, उनमें वो दो मेन इशू एज, वेन्यू, सिलेबस, ये सब की चेंज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अपील करी। इन लोगों ने 1885 में जब कर दिया, 1886 में, कब? 1886 में इनकी जो मांगे हैं इनको एनालिसिस करने के लिए एक कमेटी बना दी है, एशियन कमेटी। उनकी नाम है एशियन कमेटी। देखिए कमेटी बन जाएंगे। देखिए 1885 में मैंने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई। 1886 में एक कमेटी बन गया, उसकी नाम है एशियन कमेटी की। एशियन कमेटी, इसकी जो चेयरमैन थे उसके नाम थे सर चार्ल्स एचिसन। जो चेयरमैन थे वो थे सर चार्ल्स एचिसन ये थे। ये कांग्रेस की जो मांगे थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको एनालिसिस किया। हाँ उसने सोचा हाँ तो सही बोल रहा है। तो उस टाइम उन्होंने, उनकी जो कमेटी थे, उन्होंने दो मेन चीज़ कहा। पहले उन्होंने कहा हाँ सिविल सर्विस के अंदर
इंडियंस को बहुत भी ज़्यादा स्केल में लेना पड़ेगा। ये तो पहली, ये तो गुड थिंग है, ये तो बहुत ज़रूरी थी। तो देखिए हमारी हमसे ज़्यादा यूरोपियन ये ब्रिटिश आ जाते थे, और उनको आने के प्रॉफिट भी थे। देखिए हमारी, देखिए उनके ऊपर मैंने सुना है एक टाइम में ब्रिटिश स्टूडेंट के ऊपर क्या बताए, एक जुनून हो गया। जैसे हमारी अगर अब होता है ना, हम सिविल सर्विस जाएंगे, आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, क्यों होता है? किसी की तो डिमांड रखता है हम देश की काम करेंगे, किसी की डिमांड हमें एक बंगला मिलेगी, गाड़ी मिलेगी। उस टाइम पे ब्रिटिश जो कैंडिडेट्स थे उनमें मैक्सिमम था, हाँ हम इंडिया में जाके काम करेंगे, हम सिविल सर्वेंट बनेंगे। क्योंकि इंडिया मैक्सिमम उतना तो एडुकेशन नहीं मिलता था, मैक्सिमम इंडिया इलिटरेट थे। उनके ऊपर क्या बताएं, कुर्ता जो जो वो करता था हमारे साथ, वो तो बहुत ही घिनौना हरकत था। जो बॉयज़ सिविल सर्वेंट थे वो चाहते थे इंडिया में जाएंगे, मैक्सिमम औरत था, रेप कर देता था औरत लोगों को। ये तो उनको एक आनंद लगता था जब हम सिविल सर्वेंट जाएंगे, इंडिया में काम करेंगे। सब सब लोग ऐसा नहीं था, पर मैक्सिमम ही था। तो एक तो था जो इंडियंस को ज़्यादा सिविल सर्वेंट में लेने पड़ेगा, जो इस कमेटी, एशियन कमेटी ने हमें 1886 में कहा। और उसके बाद एक कहा जे हम जो सिविल सर्विस की जो स्टेज थे, दोनों स्टेज मैंने तो पहले ही बता दिया था। जो सिविल सर्विस दोनों स्टेज के क्या थे, देखिए सीएस मतलब सिविल सर्विस, इनकी जो स्टेज थे वो स्टेज तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। देखिए स्टेज, दोनों स्टेज था, दिखाए जा रहे हैं, हाँ ठीक है, दोनों स्टेज था। सर्विस ऑन ऑन कोवेंट सिविल सर्विस, तो पहले ही बता दिया। सिविल सर्विस की पहले क्या कहा था, कोवेंटेड अनकोवेंटेड। ये जो मेथड है इनने कहा जे जो सिविल सर्विस जो ये जो स्टेज थे, सिविल सर्विस की ये जो स्टेज थे, इस स्टेज को हम कम्प्लीटली कैंसिल कर देंगे, हम नया स्टेज बना देंगे। तो ये कैंसिल कर दिया इस कमेटी ने, मतलब हटाओ इन दोनों को, ये मेथड गलत है, हम बनाते हैं देखिए। तो ठीक है बनाइए, नया नया जुगाड़ी, नई नई चीज़ देखने पड़ता है। देखिए इन लोगों ने क्या बना दिया, देखिए देखिए इन लोगों ने सिविल सर्विस को तीनों स्टेज में डिवाइड कर दिया। पहला स्टेज इम्पीरियल, दूसरा स्टेज प्रोविंशियल, तीसरा स्टेज सब ऑर्डिनेट सर्विस, सबऑर्डिनेट सर्विस। ये जो इम्पीरियल थे इसमें मैक्सिमम जाएंगे, देखिए नेपोटिज्म उस टाइम भी गया नहीं, मैक्सिमम जो कैंडिडेट होंगी वो था ब्रिटिश, ये था ब्रिटिश मैक्सिमम। तो इस कमेटी ने 18 मैंने पहले ही बता दिया, जो एशियन कमेटी था, एशियन कमेटी 1886 में ये काम कर दिया। पहला तो इसने कहा जो इंडिया में इंडियंस को ही ज़्यादा लेना पड़ेगा,
दूसरा, इसने सिविल सर्विस की जो स्टेज है उनको डिवाइड कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया फटाक। ये तो गया। इसके बाद देखिए क्या होती है। 1919 में 1919 में एक एक्ट ब्रिटिश क्राउन ने स्टैब्लिश किया, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इस एक्ट की तरह इस एक्ट जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, देखिए आपको एक सिविल सर्विस के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन को आपको बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना पड़ेगा। इस एक्ट ने एक कह दिया। इसके साथ इसने कहा, पहले तो ये कहा, दूसरे इस एक्ट में कहा, देखिए इस एक्ट ने नहीं कहा, इस एक्ट की वजह से हमको ये सब मिलेगा। देखिए इसके बाद देखिए इसने कहा जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होगी, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होगी वो दोनों जगह पे ही होगी, इंडिया में भी होगी, इंग्लैंड में भी होगी, इंडिया में भी होगी, इंग्लैंड में भी होगी। अब वेरी गुड, यही तो हम चाहते थे बहुत बरसों से, हमारी इंडिया में भी अब करिए, एग्ज़ाम को हम भी देना चाहते हैं। लेकिन देखिए ये एक्ट तो 1990 में हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी इंडिया में आने में थोड़ा लेट हो गया। देखिए 1920 में हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लंदन जाके इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम को दिया और क्वालिफाई हो गया। उसके बाद तो वो छोड़ दिया जॉब को। देखिए इतना अच्छा लोग था, अच्छे थे। देखिए उनको भारत में अच्छी नौकरी मिल गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की, लात मार के भाग निकल, मैं नहीं करूँगी आपकी नौकरी। सिविल सर्विस लंदन में भी दिया। देखिए एक्ट पास हुआ 1990 में, उसने कहा एक पब्लिक सर्विस कमीशन आपको बनानी पड़ेगी और सिविल सर्विस दोनों जगह इंडिया इंग्लैंड में होगी। उसके बावजूद उसको उसकी पूरी तरीके से काम करने के थोड़ा वक्त ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फॉर एग्जांपल 1920 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिया था, वो लंदन में अंतर्गत दे दिया था। ये तो है एक टॉपिक। इसके साथ इस एक्ट ने ही 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ही जो सिविल सर्विस था, जो 1886 में जो एशियन कमेटी थी, एशियन कमेटी जो सिविल सर्विस को तीनों स्टेज में डिवाइड कर था। एक तो था, मैंने कहा था इम्पीरियल, दूसरा था प्रोविंशियल, और तीसरा था सबऑर्डिनेट। देख लीजिए सबऑर्डिनेट था। इस एक्ट ने कहा आप पहले जो था इम्पीरियल, इनको दोनों स्टेज में इस एक्ट ने डिवाइड कर दिया। एक था ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस जो सिविल सर्विस से ही लेंगे, दूसरा सेंट्रल सर्विसेज। आप अगर अच्छी तरीके से हमने डिटेल्स में दूसरी बाद में जब यूपीएससी को एनालिसिस करेंगे और भी ज़्यादा, तब हमको भी पता चलेगा अभी भी जो सर्विस है उसमें ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस दोनों ही प्रेजेंट है। देखिए ब्रिटिश ने ही कम कर दिया था।
तो ये तो ये 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कर दिया था। इसके बाद 1922 में 1922 में इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जो आज हम क्या कहते हैं, जो आज भी तो कहते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम, उस समय आईसीएस भी कहते थे उनको, उसको हम कहते थे इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम, इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, ये जो था एग्ज़ाम, इसकी जो एग्ज़ाम होती ये दोनों जगह होंगी। 1920 में देखिए, पहले तो कह ही दिया था, जो एचसन ने कहा था, एचसन कमेटी ने ही कह दिया था जो इंडियन को ज़्यादा चांस देंगे। उसके बाद उन सिस्टम को चेंज कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ने 1990 में ही कह दिया था हम दोनों जगह ही लेंगे, इंडिया में भी लेना चाहिए, इंग्लैंड में भी लेना चाहिए। अब देखिए, ये काम आके देखिए, मैंने कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में सिविल सर्विस दिया था लंदन में, किंतु एक्ट तो पेश हुआ उसके 1 साल पहले। उसके बावजूद भी वो काम होने 1922 तक काम उसके अंदर रह गया। 1902 में फुलफिल हुआ प्रॉपरली। इंडियन सिविल सर्विस जो है एग्ज़ाम दोनों जगह होगी, एक लंदन में भी होगी इंग्लैंड के, और एक इंडिया में भी होगी। इंडिया लंदन दोनों जगह होगी, ये तो कह दिया। अब लंदन में जो एग्ज़ाम है इसको कौन देखेगी, कंडक्ट कौन करेगी? आज भी हमारी जो सिविल सर्विस वो यूपीएससी कंडक्ट करते हैं, तो लंदन में कौन करेंगी? देखिए, उन्होंने कहा लंदन में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे सिविल सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस कमीशन। और इंडिया में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इंडिया में एक काम करेंगी, लंदन में एक करेगी। ये तो हो गया। देखिए 1920 में हुआ, 22 में एक काम ये इम्प्लीमेंट हो गया, चलो हो जाएगी, अब ये हो जाएगी। इसके बाद इसकी 1 साल पहले बाद में 1923 में एक और कमीशन बैठ गया, उसके नाम था ली कमीशन। उसके नाम क्या था? ली कमीशन, जो 1923 से लेकर 1924 तक चला। और 1924 में उन्होंने रिपोर्ट पेश किया था, जो ली कमीशन। देखिए, ली कमीशन इसकी 1923 में इस्टेब्लिश हुआ। ये चला कितनी? 1923 से लेकर 1924 तक। इस कमीशन ने कहा कि जल्दी, तुरंत ही, देखिए मैंने कहा था जो 1922 में 1922 में ठान लिया गया जहाँ हम दोनों जगह लेंगे, दोनों की कमीशन अलग अलग होगी, जो अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम अलग अलग तरीके से ना, लंदन में एक लेंगी, इंडिया में एक कमीशन लेंगी। तो इसने उसके 1 साल बाद ही एक ली कमीशन बना दिया। ली कमीशन भी अब तुरंत बना दीजिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एक ही होगी, पब्लिक सर्विस कमीशन तुरंत बनाएंगे।
पब्लिक क्विकली बनाइए, इमीडिएटली बनाइए। सो ली कमीशन कहा आप तुरंत पब्लिक सर्विस कमीशन बनाइए, तुरंत बनाइए। इसकी बात देखिए कितना लेजी था, लेजी मतलब कितना धीमी गति से काम हो रहा था उस टाइम। देखिए उतना आसान भी नहीं था पर मुश्किल नहीं था, उनके पास बहुत पावर थे उस टाइम। इसके बावजूद भी 1 अक्टूबर डेट को याद रखिए, ये जो डेट है ना इसको दिमाग में रखिए। स्टार्ट तो नहीं हुआ, स्टार्ट 1 अक्टूबर 1926 में, ये डेट ध्यान रखिए, दिमाग में रख लीजिए, ये डेट को भूलना मत। 1 अक्टूबर 1926 में दुनिया में यूपीएससी अगर कोई बेसिक चीज़ है, कब यूपीएससी की जो शुरुआत हुई थी रिलेटेड, वो तो मैं तो बोल रहा हूँ। ये जो डेट है, ये डेट को दिमाग में रखिए। 1 अक्टूबर 1926 में हमारे यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ली कमीशन का था, आप तुरंत बनाइए, बना दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया फास्ट। कब बना? 1 अक्टूबर 1926 को बन गया। एंड इसकी जो चेयरमैन था उस टाइम में, उनकी नाम क्या था? चेयरमैन इनकी नाम था, सॉरी मैम हो गया था। चेयरमैन इनकी नाम था सर रेस बाड़कर। ये था चेयरमैन। फास्ट पब्लिक सर्विस बना दिया। देखिए बन गया पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया। देखिए 1926 में इसकी चेयरमैन था सर रास बाड़कर। इसकी बात देखिए, और एक और स्टेप बाकी, उसके बाद देखिए यूपीएससी आ गया। देखिए लास्ट स्टेज देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहले तो 1990 में था। इंडिया एक्ट आप आ गई, एक्ट 1935 में जो था, जो आया, इस एक्ट ने इस पब्लिक सर्विस कमीशन को बना दिया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये बना दिया 1935 में। यही था लास्ट स्टेज ऑफ यूपीएससी। इसके बाद जब भारत ने 1947 में आज़ाद हो गया, उसके बाद इसकी नाम को चेंज करके भारत सरकार ने रख दिया यूपीएससी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप सभी को पता है यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए ये था बेसिक वीडियो आज की लेक्चर में। आपको शायद कुछ आइडिया हो गया, कुछ जो डेट में कहा उसको कभी मत भूलना। कैसे यूपीएससी आ गया हमारी आज की यूपीएससी। आज की जो यूपीएससी है वो ऐसे ही आ था। तो एक तरीके से हम अगर एनालिसिस करें तो यूपीएससी की जो फाउंडर है वो कौन है? आप आज भी आप अगर गूगल करेंगे आपको आएंगे। तो जेन्युइन प्रैक्टिकल है, इसको गूगल करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो था द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूपीएससी की जो फाउंडर है वो है पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये पर दो वर्ड को आप मार्क कर लीजिए, एक है यूनियन, एक है फेडरल।
ये जो दो वर्ड है इसको क्यों मार्क कर दिया, देखिए ये दो वर्ड आपको इसके बाद जब पढ़ाई शुरू करेंगे सिविल सर्विस की, उस सिविल सर्विस में इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटी में ये दोनों वर्ड पहले है, और उस किताब के नाम में बता रहा हूँ वो है एम लक्ष्मीकांत। उसमें इन दोनों वर्ड को आपको पढ़ना पड़ेगा, फेडरल और यूनियन। देखिए हमारी भारत है वो एक यूनियन है। यूनियन यूनियन के मतलब क्या है, देखिए यूनियन और फेडरल कॉन्फेडरल बहुत सारी चीज़ प्रेजेंट है अभी भी। यूनियन भी प्रेजेंट है अभी भी। यूनियन तो प्रेजेंट है, हमारी देश तो यूनियन है, ये तो आप सभी को पता है। क्योंकि देखिए मैं थोड़ा बहुत आपको बोल दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर फेडरल क्या है और यूनियन क्या है, इसकी जानकारी आपको इंडियन पॉलिटी की अंतर्गत मिल जाएगी। देखिए जो फेडरल है, देखिए फेडरल से आगे एक और चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं कन्फेडरल। कन्फेडरल वो होती है जो हमें देखिए एक जो देश बनता है ना, बहुत सारा राज्य लेके एक देश होता है। जो राज्य है कन्फेडरल के अंतर्गत जो देश होती है, वहाँ पर जो छोटा छोटा जो राज्य है वो खुद जोड़कर और खुद का थोड़ा बहुत पावर सेंट्रल को देकर एक देश बनाते हैं। और एक कॉन्फेडरल बहुत ही दुर्बल देश होता है, जब मर्जी कोई भी स्टेट अगर चाहे हम इनसे निकल जाएंगे, वो इजी निकल जा सकते हैं। ये कॉन्फेडरल के बाद भी बाद आती है कॉन्फेडरल की जो एडवांस फॉर्म है। अगर हम इसको अगर आपको हम लिख कर बताए एक्चुअली चीज़ क्या है, ये जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए पहले तो मैंने कहा कन्फेडरल, मैंने तो कह दिया क्या है चीज़ कन्फेडरल। कन्फेडरल धरिए एक देश है, यहाँ पर बहुत सारी स्टेट हैं, ए बी सी डी, ये सब स्टेट मिल के डिसाइड कर लिया हम एक देश बनाएंगे। बना दिया देश। देश का नाम है देश का नाम क्या बताओ, देश का नाम एक एग्जाम्पल के लिए सोच लीजिए। अच्छा देश का नाम लिख लीजिए सोंटा मोना। सोंटा मोना देश का नाम। तो ये सोंटा मोना देश बना लिया ये जो स्टेट मिल के। कॉन्फेडरल के अंदर क्या है बेसिक आपको बता दे रहा हूँ, आप इंडियन पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे इसके बाद। ये जो राज्य ने अपनी आपको जोड़कर खुद की जो ताकत एक सेंट्रल को देकर जो बना दिया वो है कॉन्फेडरल। ये बहुत ही दुर्बल होते हैं, जब मर्जी देखिए बी जो बी है, इसको लग रहा है मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ये तुरंत निकल सकता है, देश से बाहर निकल जाएंगे। ये है कॉन्फेडरल। वर्तमान में आज के समय में ऐसा देश बहुत कम है हमारी वर्ल्ड में, नहीं है। इसके बाद कन्फेडरल के बाद आती है फेडरल। जो हमारी जो लैंग्वेज है, जो वर्ड है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए फेडरल की मीनिंग समझे, हम दोनों वर्ड यहाँ पर आ गया, इसलिए मैं फेडरल और यूनियन की बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे रहा हूँ। देखिए फेडरल क्या है, फेडरल समझिए। तो पहले तो कन्फेडरल था। इस कन्फेडरल की जो एडवांस फॉर्म है, एडवांस कॉन्फेडरल को ही हम कहेंगे फेडरल। इसमें भी सेम ही होता है, बहुत ज़्यादा स्टेट मिलके ही एक देश बनाता है। बहुत ज़्यादा स्टेट बन के, इधर ये स्टेट है बहुत सारे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब स्टेट हैं। स्टेट मिलकर एक देश बना, सेम है, थोड़ा एडवांस है कॉन्फेडरल। फेडरल स्टेट बना, ये कह दे एक कंट्री है, कंट्री का नाम है बाबू सोना। बाबू सोना कंट्री, बाबू सोना कंट्री। सो बाबू सोना कंट्री ये सब स्टेट लेके बना है। यहाँ पर देखिए कन्फेडरल तुरंत आप निकल नहीं सकते, अगर एक को लगता है मैं निकलूंगा तुरंत नहीं निकल सकेंगे। एक को
एग्रीमेंट करके ही एक कंट्री बनाया है। एक को निकलने की जो टाइम है वो देश की जो कैपिटल होगी उसकी जो पावरफुल मैन होगी, जो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उन सभी की उसके बाद बात करके एक लीगल एग्रीमेंट होके बहुत टाइमली प्रोसेस, कॉन्फिडेंस तुरंत नहीं निकल सकते। ये फेडरल और यूनियन है। देखिए ये जो फेडरल कन्फेडरल है ना, ये ना जब ब्रिटिश हमको छेड़ के गया था, हम इलिटरेट थे, हमको गाइड करने के लिए कोई नहीं था उस टाइम में। हम खुद बहुत ही, देखिए हमको तो पूरा क्या बताए, ख़त्म करके ही चल गया है, हमारी देश को तोड़ फोड़ करके चल गया। छोड़िए वो सब बात, ये सब फेडरल। और ये जो वर्ड है यूनियन को हम समझेंगे। यूनियन के जो मैथ की स्टूडेंट है उसको तो समझ में आ ही जाएगी, क्लास 9-12 में 9-10 में करा है। सो सेट थियरी में यूनियन की काम सबको पता है, यूनियन क्या करती है। देखिए यूनियन को समझिए। यूनियन की एक बेस्ट एग्जांपल है हमारी देश इंडिया। इंडिया एक यूनियन है। ओके, इंडिया है। यूनियन की क्या है, यहाँ पर भी स्टेट मिल के एक देश बनाते ही है। धरिए डिवाइड करिए, यहाँ पर भी जो स्टेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 आज जो स्टेट है, ये अगर यूनियन हो गया, ये कभी भी इस देश से बाहर नहीं निकाल सकेंगे, किसी की बाप की हिम्मत नहीं निकालेंगे। इसलिए हमारी देश एक इंडिया है। इंडिया को यूनियन क्यों बनाया गया है, मैं ये भी बोल रहा हूँ, आपको सुन लीजिए। देखिए जिस टाइम में हमारी देश को आज़ादी मिल गई ना, ये जो मैंने पहले दोनों वर्ड कहा था, वो है कन्फेडरल फेडरल। कन्फेडरल एक एजुकेटेड सोसाइटी में ही बिलोंग कर सकता है। जो एडुकेटेड लोग हैं, जो जिनकी ब्रेन की विकास ज़्यादा है, वही उनको टिका कर रख सकती है, लेके चल सकती है अपनी कंट्री को। लेकिन इंडिया उस टाइम में उतना नहीं था। जो अभी भी देखिए पॉलिटिकल इशू है बहुत, थोड़ा बहुत, लेकिन छोड़िए पॉलिटिकल बातों को। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया को यूनियन क्यों बनाएगा, क्योंकि इंडिया को यूनियन बना दिया तो इंडिया से कोई निकल नहीं सकता। अगर इंडिया को फेडरल व फेडरल अगर बना दिया जाता तो हो भी सकता था कोई भी। देखिए जैसे पंजाब गुजरात जो भी है, वो अगर डिमांड करे, अगर पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस में आ गई, चाइना के आ गई, तो वो निकल भी सकते हैं देश से। इसलिए इस सच को सोच के देखिए, हमारी कंट्री बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी कंट्री है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी है वर्ल्ड में, एक ऐसा ही लौता कंट्री है हमारी। इसलिए इनको यूनियन बनाया गया था। यही था दोनों वर्ड की मीनिंग। तो आप लोग को मैंने थोड़ा बहुत यूनियन, फेडरल, कॉन्फेडरल की जानकारी भी दे दी है, जो आपको पॉलिटिक्स के अंतर्गत मैं बताऊंगा। फिर भी बता दिया, थोड़ा बहुत आपको आसान होगी। तो यही था यूपीएससी की हिस्ट्री। यूपीएससी यहाँ से ही आ रहा है, आज भी यूपीएससी दमादम एग्ज़ाम ले रहा है और स्टूडेंट की जीना हराम कर रहा है, और क्या बताऊँ। बट हम अभी बहुत ही अच्छी स्टेज में हैं। उस टाइम से ब्रिटिश से कम से कम मेरा देश तो ले रहा है एग्ज़ाम, देश के अंदर। हरामी साला, बहुत ही घिनौना था। तो छोड़िए वो सब बात। तो आपको, आई होप आपको ये टॉपिक कम्प्लीटली समझ में आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने पढ़ाया, ट्राई करा हो। ये बेसिक वीडियो था, यूपीएससी संबंध आपको जानना था तो ये थोड़ा बहुत जानकारी। और एक थोड़ा बहुत जानकारी मैं ऐड कर रहा हूँ इस वीडियो की एंड में, वो है जो यूपीएससी की जो चेयरमैन है। अच्छा, पहले आप बोल रहा हूँ, जो यूपीएससी की जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये सभी को पता है, दिल्ली में। ये भी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, दिल्ली में।
यूपीएससी के जो चेयरमैन, उनको कौन रिकमेंड करता है, कौन लेता है जॉब में, और कौन किसकी कौन कहते हैं जो हाँ इस आदमी को ही ले चाहिए, वो है हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी मेंबर है उनके अंदर ही, उनकी अनुमति से ही जाती है। ये तो एक बात है। और अब जब भी कोई भी यूपीएससी की इंटरव्यू देने जाएंगे, आप यूपीएससी की जो बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको देख के जाइए, और करेंट जो चेयरमैन है उसको गूगल करके जाइए, कौन चेयरमैन है, कौन कौन मेंबर है, उनकी जो क्या क्या, जितनी भी आप इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे, आप उतना स्ट्रॉन्ग सेफ पोजीशन में रहेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, देश के लिए काम करिए, काम करिए, अच्छी नागरिक बनिए। जय हिंद। ओके, बाय।